हाँ जी, 13 बैठकों के विच आपां 11 बैठकां मुकम्मल कर चुके हैं और आखिर दियां जिहड़ियां 2 बैठकां ने वो कविता ते समाज ते साडे दौर दी गल नूं किवें कीता गया है। पहली ते जिहड़ी बैठक है उहदे विच साडे कोल साडे 2 महत्वपूर्ण कवि और बड़े ही प्यार दे नाल बहुत ही सन्मान दे नाल साडे नज़दीक पाश हुणां दे साथियां चों लाल सिंह दिल हुणां दे साथियां चों नक्सलबाड़ी लहर दी एक उस पीढ़ी दे नुमाइंदा जिहड़े कि ट्रेड यूनीयन एक्टिविस्ट भी रहे, स्टूडेंट लाइफ दे विच भी, विद्यार्थी लहर दे विच भी सरगर्म रहे, जिन्हां ने जिथे भी रहा लोक पक्ष दी लोक हित दी गल करनी नहीं छड्डी। हुण US भी रह रहे ने ते उत्थे भी सरगर्म ने। मेरी मुराद रविंदर सहरा साहब तो है जिन्हां दी एक अपनी शख्सियत ते उहदे अंदर दी जो एक ठहरा है। इन्हां दा नाम कई बार मेरा मन करता भी रविंदर ठहरा भी आख्या जा सकता है। इन्हां अपनी धर्म पत्नी जी नाल तुहाडा की नाम है? हाँ, नीरू जी दे नाल साडे दरम्यान इत्थे मौजूद ने। असीं उन्हां दा बहुत स्वागत करते हैं तो मैं बड़े अदब ते सन्मान दे नाल सदा दिना है रविंदर सहरा साहब नूं कि वो आउण ते मंच के उत्ते अपनी अपना स्थान ग्रहण करन। रविंदर सहरा ते इन्हां दे नाल ही रोटी खा रहे गल्लां दे विच रुझे हुए पंकज चतुर्वेदी, उन्हां दी हुण होर कोई पछाण नहीं रह गई। चंगी भली पछाण सी इस बंदे दी, 2 दिनां च इन्हें अपनी पछाण बदल के रख दिती है ते वो इन्हां दे नाल संगत करनगे। दौर है कि हैंसियारे दौर विच कविता दा मुहाज प्रसंग अते पाठ ते इन्हां नूं जोड़ के गल करनी और इस सैशन नूं तो बाद एक तरह दे नाल जिस हैंसियारे दौर नूं असीं बड़े सथूल रूप दे विच 80विਆਂ दे विच पंजाब दे विच हंडाया, उहदे बाबत बड़ी कविता लिखी गई है। पर उहदे शुरू दे विच ही एक कविता सवराज बीर हुणां दी आउंदी है, गुमशुदा दी ढूंढ। एपिक नज़म है वो पंजाब दे उपर ते उहदे 42 साल हो गए ने। जरा देखिए कि असीं उस नज़म तो किन्ना क बाहर हैं ते जो कुछ उहदे च आख्या गया कि वो किस हद तक हो गुजरिया ते हुण होना बाकी की रह गया है। और उहदे आस पास दियां कुछ खंडरात, उहदे आस पास दे कुछ होर आसार, उन्हां दे बाबत उन्हां दे नाल असीं कॉन्वरसेशन करांगे, नज़म दे बारे भी गल करांगे। वो साडा विदायगी सैशन होएगा ते उन्हां तो पहलां इस सैशन दे विच मैं बिना किसी होर भूमिका तो सहरा साहब नूं बेनती करदा कि वो अपना कलाम शुरू करन। जिवें भी वो ठीक समझन, इत्थे बैठ के गल करनी है या माइक ते आके गल करनी है, तो तुसीं फैसला करो। मैनूं लगदा भी आखिरी सैशन में उन्ने के कवि आ सरोते आ तो उन्ने के कवि होने इत्थे ते खैर चलो आपां तां अपनी गल करनी हुंदी आ ते गल करन नूं भावां तुसीं इकल्ले भी होवो ते गल वो फिर भी जिन्हां कोल पहुंचनी हुंदी आ पहुंच जांदी हुंदी आ। सुमेल सिद्धू दा धन्नवाद इस कर मैं करना चाहुंदा कि शब्द इहो जिहे चुनदे ने कि बंदा मल्लो मल्ली कविता कविती हो जाता। तो हंसियारे दौर में मेरा ख्याल किन्ने बंदियां ने पहला शब्द सुनिया होएगा। हंसियारा दौर जिहड़ा हुंदा है आपां जानते हैं बड़ा खतरनाक दौर हुंदा है, जिवें राष्ट्रवाद जां नैशनलिज्म जिहड़ा हैगा। इस दौर दे विच जिहड़े आम लोकां दी जबान भी दबी जाती आ ते उन्हां दे सुपने भी दबे जाते हैं। छोटिया छोटिया मैं 2 नज़मां सुनावांगा तो टाइम मेरा ख्याल इन्होंने 10 मिनट का दिता, 3:57 हो गए ने तो आपां मैं कोशिश करूँगा भी 4:07 या 8 मिनट च खत्म कर दा।
ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੀਂਗ ਰੀਂਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੀਂਗ ਰੀਂਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਸਰ, ਤੇ ਹਰ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਮਸਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਨਿਆਂ ਬੇਕਦਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇਖਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਇੰਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਘੁੰਡੀ ਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਨੇਰੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਨੇਰੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾ ਬਲਦੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸੁਰਮਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨਾ ਜੁੜਦੇ। ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਦਿਖਦੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ਅਮੁੱਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ਅਮੁੱਲੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ਅਮੁੱਲੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ। ਤਰਕ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸਾਣ ਤੇ ਨਿਖਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਖਰ। ਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਲਦੇ ਅੱਖਰ। ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਨਾ ਅੰਬਰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬਾਤ ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਫਕਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੰਸਿਆਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ, ਰੀਝਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ, ਠਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਗਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਗਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਝੁਲਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸਿਆੜਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਪਰ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੀ ਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਪਰ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੀ ਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ 100 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਖਤੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਖਤਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਖਤਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਰਬਲ ਦੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਕਮ ਬੇਕਦਰੇ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਖਾਕ ਜੋ ਸਮਝਣ, ਹਰ ਅਥਰੂ ਹਰ ਸਾਹ ਆਪਣਾ, ਖਲਕਤ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਹਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਕਰਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਕਰਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਹੂ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਹੀ ਲਕੀਰ ਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੱਪਲ। ਬਹੁਤ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੁੜੀ ਜਦ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੁੜੀ ਜਦ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਨਾਨੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀਏ, ਵੱਡੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਕਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਹਟ ਵੰਡਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਪਰਤ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਲੱਭਣ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ। ਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਈ। ਦੌੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੱਗੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੁਕੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੌਰ ਪੁਰ ਹੋਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚੱਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਚੱਟਦੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ, ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ, ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਛਾੜ ਲਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦੀਆਂ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰੁੱਸਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਨ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਨੋਟੀ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਇਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਪਾਕ ਪਟਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਉਸ ਇਬਾਰਤ ਕਲਮ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਲ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਲਾਲ ਖੂਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਲ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹਾਸੇ ਲੱਭਣ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇਜੋ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਖਿਓਂ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਇਓ। ਨਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ, ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ। ਨਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ, ਜਵੈਰ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਕਬ ਸੂਫੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਨੋ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਇਓ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਤੜਪ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਸਿੰਦੀਓ ਕੁੜੀਓ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਓ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਓ।
हाँ जी एक होर एडी कोई नज़म ना वे ना ना वे ना तौबा साडी तौबा ना वे ना तौबा साडी तौबा साडे वालों कोरी ना ना वे ना ये हद्दां दियां लीकां ये नित दे वखेड़े ये हद्दां दियां लीकां ये नित दे वखेड़े साडी अखां अगे नेर साडे मातमी ने वेड़े साडा कूड़ नाल वैर बस दोस्ती लई हाँ ना वे ना साडे वालों कोरी ना ये जो झूठियां ने जित्तां ये जो झूठियां ने जित्तां ये जो झूठियां ने हारां नित लाउण झूठे लारे नित पाउण जो वगारां इन्हां दोखियां दे कोलों हुण हटीए पिछां ना वे ना साडे वालों तकोरी ना ये जो उजड़े ने पारों ये जो उजड़े ने पारों ये भी वीर ही ने साडे ये जो उजड़े ने आरों ये भी वीर ने तुहाडे असां लुट पुट होयां दी है सांझी दास्तां ना वे ना साडे वालों कोरी ना इन्हां पाणियां दे उत्ते रहण रब दियां मेहरां इन्हां पाणियां दे उत्ते रहण रब दियां मेहरां एक एक बूंद लई सदा मंगो सते खैरां रवे सतलुज सलामत कदे सुके ना चना रवे सतलुज सलामत कदे सुके ना चना ना वे ना साडे वालों तां कोरी ना साडा सांझा है फरीद साडा सांझा है फरीद साडा नानक भी सांझा होवे वाघा जां अटारी खुला रवे सदा लांघा गुरुद्वारा जां मसीद मंदिर इको जहे थां ना वे ना साडे वालों कोरी ना जंग जदों भी ये लगी जंग जदों भी ये लगी होई सदा ही तबाही गोली जदों भी ये वजी मरे रावां विच राई टुट्टा तेरा जे है गुट भजी मेरी भी ये वां ना वे ना साडे वालों कोरी ना गोली चलू जे लाहौर गोली चलू जे लाहौर बिन्नू दिल अंबरसर एक कला दा खजाना दूजा रहमतां दा घर गलियां बाजारां विच होएगी भां फां ना वे ना साडे वालों कोरी ना तौबा साडे वालों कोरी ना हो गया जी टाइम बहुत निक्की जी एक नज़म होर मेरे को 2 मिनट मेरे को है और ना नाबरी दी शायरी तुरदियां तुरदियां जद पैर थके तुरदियां तुरदियां जद पैर थके पै छाले छलके तो मर्दाने कहा चलांगे पल के तुरदियां तुरदियां जद पैर थके पै छाले छलके तो मर्दाने कहा चलांगे पल के पौ फुटी उजाड़ बियावान सी दूर तक कोई चिड़ी ना परिंदा मन परेशान सी पैरां दा कम तुरना फिर तुरे पैरां दा कम तुरना फिर तुरे मस्तक विच फिर फुरने फुरे कम ना आसान सी हर दिशा लुट सी हनेर सी कहर सी गुवार सी ताकत दा अंधकार सी मर्दाने ने रवाब बजाई बाबे ने सोच दड़ाई मर्दाने ने रवाब बजाई बाबे ने सोच दड़ाई काने दी कलम बनाई दृष्टि दी स्याही पाई मर्दाने ने रवाब बजाई बाबे ने सोच दड़ाई काने दी कलम बुलाई दृष्टि दी स्याही पाई तिंज लिखी गई नाबरी दी शायरी आखिरी बंद नूं दोबारा पढ़ो प्लीज मर्दाने ने रबाब बजाई बाबे ने सोच दड़ाई काने दी कलम बनाई दृष्टि दी स्याही पाई तेंज लिखी गई नाबरी दी शायरी तेंज लिखी गई नाबरी दी शायरी क्या बात है वाह 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 बाबर बाणी दे शायर दे हवाले दे नाल तुसीं अपना ये कविता पाठ है जिहड़ा वो मुकम्मल कीता रविंदर सहराज जी और तुसीं जिस दौर दे जिस लहर दे
शायर ते उहदे एक्टिविस्ट रहे। तो इहो ही आख्या गया कि बाबर बाणी दरअसल नक्सली कविता का मुੱਢ गुरु नानक की बाबर बाणी तो ही बजदा है। तो तुसीं उहदे नाल अपना कलाम समाप्त, तुसीं कुछ होर कहना चाहुंदे हो? आओ फिर अपने स्थान पर आओ, साडे कोल बैठो प्लीज। अंकल जी बा मुलाहिजा होशियार। पंकज चतुर्वेदी नूं आपां कल तो टोटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सुन रहे हैं, जिस दे विच उन्हां ने गालिब, मीर, मुक्तिबोध, निराला, फिराक, मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, वीरेन डंगवाल, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध का जिक्र मैं करा, शमशेर बहादुर सिंह, पाश और होर सारे कवियां दे हवाले ते असी सुने हैं। कृष्णा सोपती नूं भी शायरी तो घट तो वो भी नहीं ने, पर उन्होंने एक भी कविता या एक भी सतर अपनी कविता दी नहीं सी सुनाई। ये बेजोड़ कवि ते हानी कविता दे बारे गल नूं भी जिस रिगर दे नाल और जिस तराश दे नाल करदे है, वो भी अपने आप दे विच एक सौंदर्यात्मक, एक बड़ा ज्ञानात्मक अनुभव भी है, जिसनों मेरा ख्याल है कि मुक्तिबोध ने जिहड़ी एक शर्त रखी सी, संवेदनात्मक ज्ञान ते ज्ञानात्मक संवेदना दी, जिहड़ी उन्होंने एक बड़ी दुधारी तलवार जिहड़ी उन्होंने कवियां नूं या शायरां या लेखकां दे सामने जो रखी कि साडे सामने वंगार ये है। पंकज दे बारे ये गल आखी जा सकती है कि वो इस सूत्र दे हवाले दे नाल दा शायर है, ये उहदे ध्यान च रहिंदा है। और एक तरह दे नाल जिहड़ी गल इन्हां ने कीती कि सही होण दा मतलब कि जिस दी तलाश रहनी चाहिए है और इस तो घट सानू कुछ करना नहीं चाहिए, उहदे विच संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का जिहड़ा सूत्र है, मैं बस समझना कि बहुत वड्डी हद तक वो पंकज के काव्य कर्म नूं परिभाषित करता है। बहुती गल तो बिना हुण शायर खुद तुहाडे सन्मुख ने अपनी गल ते अपना पाठ रखणगे। पंकज चतुर्वेदी। ये ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया सुमेल जी। सुमेल जी लगातार नाराज़ हो रहे हैं मेरे ऊपर और हौसला अफजाई भी करते हैं, तो इनको शुक्रिया के साथ मैं शुरू करता हूँ। पहली कविता, इन्होंने मुझसे कहा है कि 30-35 मिनट का समय है आपके पास। मैं केवल एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ, बोलना मेरा काम है, रोकना आपका काम है। तो आप मुझे रोक दीजिएगा, मैं ध्यान नहीं रहता मुझे समय का। फॉर्मल नहीं हूँ मैं। तो पहली कविता है, फ्री कॉलिंग है। फ्री कॉलिंग है, ये जो मोबाइल पर है। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। न सच आप कह सकते हैं न सुन सकते हैं। न सच आप कह सकते हैं न सुन सकते हैं। प्यार का इसरार पागलपन है।
प्यार का इसरार पागलपन है। सुमेल जी ने कहा है कि कविता भी सुनानी है, कुछ बातचीत भी मुझे आपसे करनी है, तो मैं इस लाइन का संदर्भ बताना चाहता हूं। मैं अपने लड़कपन में, एडोलिसेंस में और यंग जब था तब भी मैं स्त्रियों को मानता था कि दे आर कल्चर एम्बॉडीड, यानी कि मूर्तिमान संस्कृति है। संस्कृति तो मुझे पहला आघात लगा था जब गुजरात दंगे हुए थे, तो वहाँ की कुछ स्त्रियों ने खड़े होकर के लूटपाट करवाई थी और उसमें भाग भी लिया था, हिंसा करवाई थी, बलात्कार करवाए थे। तब मुझे लगा कि मैं पूरी तौर से सही नहीं था। और जब लोकसभा चुनाव 2019 का बुरी तरह से हारी कांग्रेस, तो 19 का, तो एक लड़की टेलीविज़न में देख रहा था, ये राहुल गांधी जो नारा दिए मोहब्बत का, कि मोहब्बत की दुकान, इस पर एक लड़की ने कहा, मतलब लड़की ने, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, लड़की शब्द, जिसको मैं मूर्तिमान संस्कृति मानता आया था, अब भी मानता हूँ, ज़्यादातर तो मानता ही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लड़की ने कहा कि हाउ सिली, उसी मोहब्बत की दुकान वाले नारे पे उसने कहा। ऐसा समय है ये, आप प्यार की बात करेंगे तो कहा जाएगा हाउ सिली। तो फ्री कॉलिंग है, पर बातचीत के हालात नहीं रहे। न सच आप कह सकते हैं, न सुन सकते हैं, प्यार का इसरार पागलपन है, रोजगार की मांग अराजकता, रोजगार की मांग अराजकता। जो सबसे कमजोर है, भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो सबसे कमजोर है, भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो दुश्मन है, भव्य साइन बोर्ड पर मुस्कुरा रहा है। जो सबसे कमजोर है, भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो दुश्मन है, भव्य साइन बोर्ड पर मुस्कुरा रहा है। उसके बारे में कुछ भी कहना कुफ्र है। फ्री कॉलिंग है, पर बातचीत के हालात नहीं रहे। और ये कविता है जो काफी चर्चित हुई, पसंद की गई, काजू की रोटी। छोटी सी कविता है। कौन खाता है काजू की रोटी, आप गूगल करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। और अब गूगल करने पर वो मेरी कविता भी खुल जाएगी और वो आदमी का चेहरा भी आएगा जो काजू की रोटी खाते हैं और मशरूम की सब्जी खाते हैं। मैंने देखा था जब, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आया कि वो भी खाते हैं। हालांकि हो सकता है इसी कारण से वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया उन्हें, शिवराज सिंह चौहान, कि हमारी नकल मत करो। काजू की रोटी, अरे मैं बहुत सुनता था कि ये काजू की रोटी खाते हैं। तो ये एक वास्तविक, सारी कविताएं मेरी वास्तविक घटनाओं पे हैं। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं। घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी।
जीवन संगिनी ने कहा थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या होगा। एक कविता का शीर्षक है हत्यारे आ गए हैं। हत्यारे आ गए हैं, समाचार माध्यमों पर अपना जुर्म कबूल करते, निर्दोष की हत्या के गौरव से भरे हुए। हत्यारे आ गए हैं, समाचार माध्यमों पर अपना जुर्म कबूल करते, निर्दोष की हत्या के गौरव से भरे हुए, खुफिया कैमरे के सामने अपने शौर्य का बखान करते, पुलिस और राज्य के संरक्षण की आश्वस्ति और आह्लाद से रोमांचित, पुलिस और राज्य के संरक्षण की आश्वस्ति और आह्लाद से रोमांचित कैसे मारा था उस निरीह को जिसे बचाने वाला कोई न था। कैसे मारा था उस निरीह को जिसे बचाने वाला कोई न था। कितनी देर तक कितने लोगों ने मिलकर, और जब उसने पानी मांगा पानी नहीं दिया। हत्यारे आ गए हैं, किसी एक सूबे तक सीमित नहीं, बल्कि मुल्क में जगह जगह बिखरे हुए उनके उन्मादी जत्थे हैं। तुम जिसे अपवाद समझते थे अब इस देश का नियम है। तुम जिसे अपवाद समझते थे अब इस देश का नियम है। तुम कहां जाओगे इसे छोड़कर, भीतर से कोई पुकार उठती है, आखिर यही माटी है जिसमें तुमने जन्म लिया था और जिसे तुम प्यार करते हो। एक कल जो लेक्चर दिया था बलविंदर सिंह ग्रेवाल साहब ने कमल जसवंत सिंह कंवल साहब के कहानी संग्रह पर, उसमें उन्होंने 3 उनके आदर्श बताए थे, गौतम बुद्ध, भर्तृहरि और गुरु नानक। तो बुद्ध पर कई कविताएं मैंने लिखी हैं, और अभी मैंने एक यात्रा पे भी मैं गया था। कुछ साहित्यकार और संस्कृत कर्मी और कलाकार लोग थे, 15-20 लोग थे। तो मैं कपिलवस्तु गया था, नेपाल। तो चूंकि सुमेल जी ने कहा है कुछ बातचीत भी करिए, तो थोड़ा सा बताऊं। हालांकि इस कविता का उससे कोई संबंध नहीं है। नेपाल की जो तराई है, हमारी त्रिशा गुप्ता जी ने, हमारी इसलिए कह रहा हूं कि आत्मीयता हो गई है हम सब की, त्रिशा जी ने एक लेख लिखा है कृष्णा सूक्ति पर, जिसमें कहा है कि एक ज्योग्राफिक नेशनलिज्म है उनकी रचनाओं में। तो अगर वो ये कहना चाहती हैं कि एक अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप से एक उसका अगर कोई वाद है तो वो वाद है, ये संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है, तो मैं उनसे सहमत हूं। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नेपाल जाइए, कपिलवस्तु जाइए। आज भी उसका नाम कपिलवस्तु है। बुद्ध के समय उसका नाम था कपिलवत्थु। और बुद्ध महान थे 3 अर्थों में। 3 विशेष बातें मैंने लक्ष्य की। एक तो उन्होंने कहा कि आत्मा नाम की कोई अटल अपरिवर्तनीय चीज नहीं होती है, और आत्मा की जगह उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम था अनत्ता। अनत्ता यानी कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। और अनत्ता को उन्होंने कहा कि 5 चीजों से मिलकर ये बनता है, जिसमें वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है
और विज्ञान है, और एक कोई और चीज़ है, इस समय याद नहीं आ रहा। तो ये 5 चीज़ों का, हाँ, ये रूप है, यानी देह। हमारा जो अस्तित्व है वो 5 चीज़ों से मिलके बना है: रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान, और एक चीज़ कोई और बोला था मैं अभी, खैर। तो वो कहते थे कि हर चीज़ बदल रही है, जैसा कि स्वराजवीर सिंह जी ने कल बोला कि हर चीज़ बदल रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और एक ऐसी बात उन्होंने कही थी जो कोई बड़ा कवि ही कह सकता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि मूलतः बुद्ध जो है कवि थे, और उनका धम्म पद अगर आप पढ़ें तो वो एक कवि की रचना है, पूरी कविता है वो। मैं तो उसको पढ़ाता था, एमए के पाठ्यक्रम में धम्म पद था। तो अब समय नहीं है, फिर ये होगा कि आपका समय हो गया है, अब आप विदा लीजिए। इसलिए मैं उस भय से बहुत सारी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। एक चीज़ है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब कुछ बदल रहा है, उन्होंने कहा कि एक ही नदी में, सुनिएगा जरा, ये आपको लगेगा कि आज की कोई विश्व कविता की लाइन सुन रहे हैं आप, एक ही नदी में तुम दोबारा नहीं नहाते हो। ये कितनी महान बात है। अगर आप नहाएंगे, अगले दिन फिर उसी नदी में जाएंगे, तो अगर कानपुर में नहा रहे हैं तो अगले दिन तक वो पानी फतेहपुर पहुंच जाएगा और पीछे से पानी आ जाएगा जिसमें आप नहाएंगे। तो एक ही नदी में तुम दोबारा नहीं नहाते, ये गौतम बुद्ध की पंक्ति है। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब कुछ बदल रहा है, उन्होंने कहा कि सब कुछ जल रहा है। ये बात कल छूट गई थी, मैंने सोचा कि जो छूटी हुई खाली जगह है उनको भरता चलूं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अपने समय की ट्रेजेडी का ऑब्जर्वेशन है। अजात शत्रु जिस तरह से वैशाली पर हमले करके खून बहा रहा था, नरसंहार कर रहा था, जिस तरह से श्रावस्ती का राजा विदूढ़ शाक्यों से प्रतिशोध लेने के लिए शाक्यों का पूरा नरसंहार किया उसने। गौतम बुद्ध स्वयं शाक्य थे। उनकी महानता को याद करते हुए, उसको पहचानते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए हम ये भूल जाते हैं कि बुद्ध उस नरसंहार को रोक नहीं पाए थे। उनकी आंखों के सामने उनका जो शाक्य वंश था उसको बिल्कुल मिटा दिया था, मिट्टी में मिला दिया था विदूढ़ ने। जो लोग छुपे रह गए, भाग गए, वो बच पाए। शाक्यों का तो पूरा नरसंहार किया था उसने। उसकी भी एक कहानी है, क्यों किया था उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसमें यह है कि शाक्यों को अभिमान बहुत था अपने कुल का, अपने जाति का और अपने वंश का। तो विदूढ़ के पिता ने एक कन्या मांगी थी, शाक्य कन्या, कि मैं उससे विवाह कर। राजा थे तो राजा तो भाई अनेक विवाह कर सकता है। आज की तारीख में भी घोषित रूप से भले अनेक विवाह ना हो, अघोषित पता नहीं क्या क्या होगा। पत्रकार तो बताते हैं कि बहुत गड़बड़ है मामला। मेरे मित्र हैं दिल्ली में, खैर। तो उसने कहा कि शाक्य करना चाहिए। शाक्यों ने, चूंकि उन्हें बड़ा अभिमान था अपने कुल का, तो उन्होंने एक दासी भिजवा दी। उसी दासी से विदूढ़ पैदा हुआ और वो फिर राजा बना कौशल का। फिर उसने बदला लिया अपने पिता के अपमान का, इसलिए उसने शाक्यों का। और जेएनयू में जो प्रोफेसर थे, सुमेल जी को पढ़ाया होगा, सब्यसाची भट्टाचार्य जी, इतिहास के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, आप सबसे गुजारिश है कि आप उसको पढ़िएगा प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 50-60 पेज की किताब है, बुद्धा फॉर द यंग। अंग्रेजी में है और हिंदी में भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, युवाओं के लिए बुद्ध। उसमें बताया है कि जिन बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, ये सच है, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। शायद वो पहले महापुरुष थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का भारत के इतिहास में विरोध किया, लेकिन स्वयं उन्हें जीवन की आखिरी सांस तक अपने शाक्य होने पर गर्व था।
इसलिए ये जो जाति नाम की चीज है ना, ये बड़ी खतरनाक है। और ये बात सव्यसाची भट्टाचार्य ने लिखी, किसी भाजपाई ने नहीं लिखी है, लेफ्टिस्ट प्रोफेसर ने लिखी। इसीलिए एक कविता में केदारनाथ सिंह ने कहा है कि क्या करूं बुद्ध, क्या करूं तथागत। बुद्ध को संबोधित कविता है वो, कि ये शर्मा और सिंह और गुप्त से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि ये त्वचा का दाग है जो कितना भी धोऊं, कितना भी रगड़ूं, जाता नहीं। ये त्वचा का दाग गौतम बुद्ध की भी त्वचा पर था। मैं इससे उनकी आलोचना में नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को, आप सबको आगाह करने के लिए कह रहा हूं। तो यह सच है कि उन्होंने शूद्र जाति के, जो निम्न तथाकथित निम्न जाति के लोग थे, उन्हें बौद्ध संघ में शामिल किया, उन्हें शरण दी। और सव्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है कि जो नरसंहार अजातशत्रु ने किए, विडूढ़व ने किए, उन्हीं नरसंहारों के, उसी रक्तपात के संदर्भ में बुद्ध ने कहा था, धम्मपद में कहा है, मैं ओरिजिनल पाली में सुना दे रहा हूं, को नुहासो, ये भाषा बोलते थे बुद्ध, को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सती। यह संसार नित्य ही जल रहा है, कैसी हंसी, कैसा आनंद। अंधकारेण ओ नद्धा, अंधकार से घिरे हुए ओ लोगों, दीपकम न गवेसत, दीपक की तलाश क्यों नहीं करते। ये बुद्ध वचन है। तो मैंने उन्हीं बुद्ध को याद करते हुए एक कविता लिखी है, शीर्षक है संघ की शरण जाता हूं। संघ की शरण, बौद्ध संघ और आज का संघ, तो मैं तो आज ही के संघ के लिए लिखा है मैंने, लेकिन बुद्ध को याद करते हुए, संघ की शरण जाता हूं, कभी वह भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में कहते थे, संघ की शरण जाता हूं, संगम शरणम गच्छामि। ये कारण थे उसके, ऐतिहासिक कारण है। कभी वह भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में कहते थे, संघ की शरण जाता हूं। वो कोई और ही संघ था जो विराग से बना था, अहिंसा, अपरिग्रह और सौहार्द से। वो कोई और ही संघ था जो विराग से बना था, अहिंसा, अपरिग्रह और सौहार्द से। चक्र उल्टा घूमता है अब, चक्र उल्टा घूमता है अब, सत्ता की हिंस्र लालसा लिए हुए लोग कहते हैं, संघ की शरण जाता हूं। चक्र उल्टा घूमता है अब, सत्ता की हिंस्र लालसा लिए हुए लोग कहते हैं, संघ की शरण जाता हूं। इसके बाद एक अलग तरह की मैं सोच रहा हूं, एक कविता सुनाऊं आपको। ये रियल स्टोरी है, और मैंने कहा था कि गद्य और कविता में फर्क करना नामुमकिन सा हो गया। तो ये एक प्रोज पोएम है, गद्य कविता है, लेकिन रियल स्टोरी है। आप सुनिए जरा। मोह। छुन्ना सुकुल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादातर तो मैं दुखी ही रहता हूँ। आप मुझे यहाँ देख के, मेरी बातें सुन के ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत खुश इंसान हूँ, लेकिन ये पोस्टर देख के मेरी ज़िंदगी रोशन हो गई।
इज दिस नॉट ए स्लर ऑन द एकेडमिक वर्ल्ड कि लोग यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ के गांव छोड़ देना चाहते हैं? तो ये गांव की कहानी है, मोह। गांव से बहुत लगाव, बेहद लगाव मैंने रखा है अपने गांव से, और जेएनयू में 4 साल में छटपटाता रहा किसी तरह से मुक्ति मिले यहाँ से। और जब मेरी नियुक्ति कानपुर में हुई तो मैं भागा वहाँ से, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शिविर बना रखा है इन लोगों ने, देश का तो हाल इसके विपरीत है। और एक बात मैं नहीं जान पाया था कि शिविर चले उलेगा नहीं, क्योंकि तंबू आप बनाए वो चलता नहीं है, वो उसमें घुस गए वो लोग। और उसकी वाइस चांसलर ने एक इंटरव्यू में कहा है, अभी भाषण में गुजरात में, आश्चर्य होगा आपको जान के, मैंने तस्वीर प्रधानमंत्री जी की जेएनयू में लगवाई, मुझसे पहले किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी वाइस चांसलर की। ये बयान है उसका, भाषण है कुलपति का। इतना पतन हो चुका है समाज का, क्या करेंगे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होके और पढ़ा के और स्टूडेंट होके वहां के। ये ठीक है मल्लाह साइनी जी का। मोह कविता है। छुन्ना सुकुल इतने गरीब थे, देखिए एक कैरेक्टर है, छुन्ना सुकुल इतने गरीब थे कि उनके पास कुल 14 बिस्वा कृषि योग्य जमीन थी। बाकी खर्च चलाने के लिए वो दूसरों की खेती बटाई पर करते। बाद में वो मिर्गी के मरीज हो गए और इतने अशक्त कि खेती भी कर नहीं सकते थे। मैं उन्हें अक्सर गांव के एक कुएं के नजदीक उनके चबूतरे पर स्नान के बाद मार्किन की मटमैली सी सफेद धोती में लिपटा जाड़े की नाकाफी धूप में किसी असंभव राहत की उम्मीद में बैठा देखता। उनके एक बेटा था और एक बेटी। घोर गरीबी के चलते बेटा हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ पाया, और जब वो होम गार्ड की निहायत अस्थाई नौकरी के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए शहर गया हुआ था, तो उसी दौरान उसकी सहमति लिए बगैर उन्होंने बेटी की शादी के मकसद से अपनी 14 बिस्वा जमीन भी बेच डाली। कहते हैं कि एक ठीक ठाक घर में वो अपनी बेटी को भेजने में कामयाब हुए। बेटे की शादी भी उन्होंने की, मगर उसे देने के लिए उनके हाथ में कुछ न था। बेटे ने होमगार्ड की आरंभिक अनिश्चय भरी खंडित जीविका के उपरांत गांव के संपन्न किसानों की आटा चक्कियों में मेहनत मजूरी की, और जब वे स्रोत भी सूख गए तो पान की दुकान खोलकर किसी तरह अपना परिवार चलाया। लेकिन इस बीच अल्प शिक्षित, बेरोजगार और अंततः भूमिहीन रह जाने की यातना के मद्देनजर उसने अपने माता पिता की अवमानना में कभी कुछ नहीं कहा, शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं। छुन्ना सुकुल को गर्व था कि उस गरीबी में उन्हें इतनी सुशील संतान नसीब हुई, और ये मलाल भी कि उसके लिए वो कुछ कर नहीं सके। सुना है कि कविता की आखिरी पंक्ति है, सुना है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था, भैया कभी कोई खराब बात भी कह देते तो मोह छूट जाता। वाह। अब मेरा समय तो समाप्त हो गया है, आधा घंटा हो गया है, लेकिन मैं एक आध कविता और सुना सकता हूँ क्या? सुमेल जी का भाव ये है कि अब मजबूरी है। खैर, एक कविता है, जब मैं छोटा था। अब क्या है, अब जैसे कुआं मैंने देखा यहाँ पानी नहीं है उसमें, तो मैं दुखी हो गया, कभी रहा होगा पानी। जब मैं छोटा था
मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पानी की कमी होगी। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पानी की कमी होगी, पृथ्वी निरंतर तपती होगी, हिंदू कुश हिमालय के हिमनद गल रहे होंगे और उनके 1/3 रह जाने में 1 सदी से भी कम समय बचा होगा। पृथ्वी निरंतर तपती होगी, हिंदू कुश हिमालय के हिमनद गल रहे होंगे और उनके 1/3 रह जाने में 1 सदी से भी कम समय बचा होगा। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन नदियां, पेड़, खेत और जलाशय नहीं। यहां तो बहुत अच्छे अच्छे खेत रात में दिखाए सुमेल जी ने, लेकिन हमारी तरफ बड़ा बुरा हाल है। हमारी तरफ जो हाल है उस पर मैं 5 साल मध्य प्रदेश में नौकरी किया सागर में, तो एक मकान में किराए पर रहता था। तो मकान मालिक ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा मैं कानपुर का हूँ। तो मैंने कहा वो मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा है, मतलब एरिया ज़्यादा है, लोग कम हैं। यूपी और बिहार में बुरा हाल है। तो मैंने कहा क्या आप कभी गए हैं उधर कानपुर की तरफ? तो बहुत दुखी मायूस होके एक वाक्य बोले कि हाँ एक बार गया था, आदमी ही आदमी थे। तो जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पानी की कमी होगी, पृथ्वी निरंतर तपती होगी, हिंदू कुश हिमालय के हिमनद गल रहे होंगे और उनके 1/3 रह जाने में 1 सदी से भी कम समय बचा होगा। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन नदियां, पेड़, खेत और जलाशय नहीं, मनुष्य ही मनुष्य होंगे चारों ओर। फिर भी मनुष्य ही मनुष्य होंगे चारों ओर, फिर भी मनुष्य की राह देखता रहेगा मनुष्य ही। और अंत में छोटी छोटी 2 कविताएं सुना के मैं लोप हो जाऊंगा, विदा हो जाऊंगा। आप लोग डरिए नहीं। एक छोटी सी कविता है, वो एक लिख गई, और एक कविता है जो 10,000 से ज़्यादा गालियाँ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर मुझे पड़ी। फेसबुक ने इसके बाद मुझे बाकायदा नोटिफिकेशन भेजे कि ये कंटेंट जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हैं आपके, और आपकी रीच ख़त्म की जा रही है। छोटी सी कविता का इतनी बड़ी सज़ा मिली कि मेरी फेसबुक पोस्ट 3,000, 5,000, 50,000 तक लाइक्स आते थे। अब 50, 60, 100, 150, 200 तक रहता है मामला। वो छोटी सी कविता, एक प्रार्थना गिरी को गिराकर ये जो मंदिर बनाया गया अयोध्या में, इस पर है कविता। वो उसको अभी सुनाते हैं, पहले वो सुन लीजिए। राजा ने कहा, छोटी सी कविता है, 4-5 लाइन की। राजा ने कहा मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। मैंने तो कहा ही आपसे कि ये लोकतंत्र के वेश में राजतंत्र है। राजा ने कहा मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। लोगों की जिंदगी को तबाह करना एक बड़ा काम है। राजा ने कहा मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। लोगों की जिंदगी को तबाह करना एक बड़ा काम है। अवकाश पर जाने से कैसे होगा? अवकाश पर
जाने से कैसे होगा, अवकाश पर जाने से कैसे होगा। और उन्होंने एक कविता है, पूछो राष्ट्र निर्माताओं से। एक 3 तलाक होता है जिसके खिलाफ कानून बना दिया गया है, लेकिन एक रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं, भारत में हिंदू जो परित्यक्ताएं हैं, जो बिना तलाक के छोड़ दी गई, उनकी संख्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा है। उस संदर्भ में एक कविता है, पूछो राष्ट्र निर्माताओं से। एक 3 तलाक होता है और एक चुप्पा तलाक। एक 3 तलाक होता है और एक चुप्पा तलाक। चुप्पा तलाक में महान लक्ष्य से पत्नी तज दी जाती है। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, चुप्पा तलाक का निराकरण कैसे होगा, किस न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। यह है। और आखिरी कविता, जैसा कि वादा था, सुना के समाप्त कर रहा हूं। कला का समय। कला का कौन सा समय है, कविता का कौन सा समय है। रामलीला में धनुष यज्ञ के दिन राम का अभिनय राजकुमार का अभिनय है। रामलीला में धनुष यज्ञ के दिन राम का अभिनय राजकुमार का अभिनय है। मुकुट और राजसी वस्त्र पहने गांव का नवयुवक नरेश विराजमान था रंगमंच पर। सीता से विवाह होते होते सुबह की धूप निकल आई थी, पर लीला अभी जारी रहनी थी। अभी तो परशुराम को आना था, लक्ष्मण से उनका लंबा संवाद होना था। नरेश के पिता किसान थे, उसी गांव के थे जिस गांव में रामलीला हो रही थी। तो नरेश के पिता किसान थे। सहसा मंच की बगल से दबी आवाज में उन्होंने पुकारा, नरेश घर चलो। वो तो राम बना बैठा था कि नरेश के पिता किसान थे। सहसा मंच की बगल से दबी आवाज में उन्होंने पुकारा, नरेश घर चलो, सानी पानी का समय हो गया है। मगर नरेश नरेश नहीं था, राम था। इसलिए उसने एक के बाद एक कई पुकारों को अनसुना किया। आखिर पिता से रहा नहीं गया, वो मंच पर पहुंच गए। आखिर पिता मंच पर पहुंच गए और उनका यह कहा बहुतों ने सुना, लीला बाद में भी हो जाएगी, पर सानी पानी का समय हो गया है। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। ठीक हो गया है, ठीक है। अरे क्या बात है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रहते थे। दक्षिणापुरम में। यार ये सुमेल जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं, ये आपके खत्म करने का ही इंतजार था।
तो ये कावेरी हॉस्टल में होते थे, वो थोड़ा चढ़ाई पे था, हम लोगों को थोड़ा ग्रेडियंट पे आगे जाना होता था। हम लोग पेरियार हॉस्टल में होते थे, लेकिन ढाबा हम दोनों हॉस्टल्स का गोदावरी हॉस्टल के साथ साझा था। तो वहाँ पे चाय और पकौड़ा और जलेबी की संगत में इस किस्म की पंकज जी की जो बातें हैं वो भी इनकी कविता की जितनी ही आयरॉनिक हैं, तो उसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था कई बार के कलाम कहा जा रहा है या हो रहा है। तो इस बैठक का जो हम लोगों ने जो दो शायरों को सुना है, दो कवियों को, दोनों अलग अलग जनरेशन्स के कवि हैं और अपने दौर के साथ वो जिस तरह से जूझ रहे हैं, जिस किस्म की उनकी एक शिद्दत है, उसके हमने दो रंग देखे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हमें कुछ नई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोनों का रविंदर सहराज जी ਦਾ और पंकज चतुर्वेदी ਦਾ मैं ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ सहराज ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ पंकज ਜੀ ਦਾ ਲੋਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਢੂੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਵਰਾਜਵੀਰ। आइए सर। कोई नहीं, ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, कुर्सियाँ पीछे कर लेने। हाँ आ जाओ, आ जाओ। आगे चलो। ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਸਾਡੀ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। सहराज साहब। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ। रिवाल साहब, ये हाँ, आप देख रहे थे तो और आ अच्छा, जाइए आपको दे ही दूं। सवराजवीर जी।